गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, कल हमने अध्याय नंबर 4 गठबंधन की राजनीति के बारे में पढ़ा था। उसमें प्रथम 3 आम चुनाव, उसमें कांग्रेस की स्थिति, वर्तमान में 16वीं और 17वीं लोकसभा में दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या यूपीए कहते हैं। जैसा कि आपको पता है 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा में भी गठबंधन की राजनीति है वो हावी रही। तो गठबंधन किसे कहते हैं? जब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद 2 या 2 से अधिक दल बहुमत न होने की स्थिति में मिलकर सरकार बनाते हैं, मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर है वो गठबंधन करते हैं, मिलकर है वो कोएलिशन करते हैं या मिलकर है वो सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि आपको पता है वर्तमान में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी उसका नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरी तरफ यूपीए जिसका नेतृत्व है वो कांग्रेस कर रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है वो काम वर्तमान में कर रहा है। तो जैसा आपको पता है 2 गठबंधन है वो वर्तमान की राजनीति में प्रभावी है। पहला है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हालांकि बीजेपी को 17वीं लोकसभा के चुनाव में खुद को 303 सीटें मिली और बहुमत के लिए 273 चाहिए। इसके बावजूद भी बीजेपी ने राजग या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, उसकी सरकार मिलकर बनाई। हालांकि शिवसेना और अकाली दल है वो इस सरकार का अब वर्तमान में हिस्सा नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार है वो प्रस्तावित है दिसंबर में। तो हो सकता है कुछ अन्य पार्टियों के कुछ नए सहयोगी दल है वो सामने आए और उनके मंत्री भी बने। हालांकि बीजेपी के पास स्वयं के पास बहुमत है, लेकिन उसने चुनाव जो लड़ा था वो राजग के झंडे तले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और उसके विरुद्ध में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था जिसे हम यूपीए, एनडीए और यूपीए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है वो बना। तो गठबंधन सरकारों का इतिहास हमें क्या बताता है? 1977 के आम चुनाव में पहली बार, 1977 के आम चुनाव में, जैसा आपको मैंने कल बताया था, 1977 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस है वो सत्ता विहीन हुई थी, जब केंद्र में आपातकाल और इमरजेंसी के दुष्परिणामों के कारण लोगों के मन में इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा था और जिसकी परिणति 1977 के चुनाव में हुई थी। 1977 तक केंद्र में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। तो 1977 के आम चुनाव में पहली बार केंद्र में कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं मिला। 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी
एक कोई विशेष पार्टी नहीं थी, बल्कि अलग अलग विरोधी विचारधारा जो कांग्रेस के विरोधी लोग थे उन्होंने मिलकर 5 या 6 पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। तो 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ। कहने का तो अभिप्राय ये है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें जो शामिल दल थे उनका एक पार्टी जैसा व्यवहार नहीं रह सका और जनता पार्टी की सरकार गठबंधन सरकार की तरह व्यवहार करने लग गई थी, क्योंकि उसमें 5 या 6 दलों के लोग थे वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट हुए थे और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो कहने के लिए तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें शामिल जो पार्टियां थी उनका व्यवहार एक जैसा नहीं था और जनता पार्टी की सरकार गठबंधन सरकार की तरह व्यवहार करने लग गई थी। इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें कुलदीप नैयर ने 21 अप्रैल 1979 में लिखा, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थिति एक मिलीजुली सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट जैसी है, क्योंकि उसमें 5 या 6 विरोधी पार्टियों के नेता या दल थे, वो जनता दल के या जनता पार्टी के झंडे तले उन्होंने चुनाव लड़ा था और सत्ता में भागीदारी सभी गुट इस बात के लिए सजग रहे। तो जनता पार्टी को हम एक पार्टी की सरकार न कहकर 5 या 6 दलों की मिलीजुली सरकार कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 या 6 दलों के लोग थे, वो जनता पार्टी के झंडे तले इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था। अल्पकाल में जनता पार्टी का दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर बिखर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने समर्थन ले लिया। लोकसभा में जनता पार्टी है उसने बहुमत खो दिया। सरकार लोकसभा का सामना नहीं कर सकी और 1980 में फिर चुनाव हुए, फिर चुनाव कराने पड़े। 1977 में जिस जनता पार्टी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के विरोध में सरकार का निर्माण हुआ था, उसी कांग्रेस ने जिसका नाम चौधरी चरण सिंह था, उनको समर्थन दिया बाहर से, लेकिन ये समर्थन है वो कुछ समय बाद वापस ले लिया गया और सरकार लोकसभा का सामना नहीं कर पाई और नए चुनाव कराने पड़े। इसके बाद पुनः 1980 के चुनाव में कांग्रेस है वो 1980 में और 1984 के चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी एक दलीय शासन रहा। 1980 में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ गई और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति लहर थी उस पर सवार होकर राजीव गांधी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला और लोकसभा की उन्होंने 415 सीटें वो कांग्रेस ने जीती। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, जो 2 विरोधी विचारधाराओं के समर्थन पर टिकी हुई थी। जनता दल की सरकार थी 2 विरोधी विचारधारा, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक वामपंथी। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी कहा जाता है, जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको हम वामपंथी कहते हैं। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी जो 2 ध्रुव हैं, जो विरोधी विचारधाराएं हैं, एक वामपंथ और एक दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ का नेतृत्व बीजेपी कर रही थी, जबकि वामपंथ का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसके नेता प्रमुख उस समय ज्योति बसु हुआ करते थे। तो 1980 से लेकर 1989 में फिर कांग्रेस के नेतृत्व में एक दलीय सरकार बनी। 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे 2 विरोधी पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टी, जिसे हम दक्षिणपंथी और वामपंथी के नाम से जानते हैं। भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और अक्टूबर 1990 में सरकार गिर गई। जनता दल के 2 टुकड़े होकर बने। जनता दल एस के नेतृत्व में एक नया राजनीतिक दल बना, जिस सरकार चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस ने इसे बाहर से समर्थन दिया। कुछ महीनों के बाद कांग्रेस से मतभेद हो गया और
इसी के कारण चंद्रशेखर सरकार को 6 मार्च 1991 को त्यागपत्र देना पड़ा। तो 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक फिर भी यही स्थिति रही, गठबंधन की सरकारें बनती रही। कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी ने इन गठबंधन की सरकारों को समर्थन दिया। क्यों 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद त्रिशंकु का अर्थ होता है जिसमें किसी दल, किसी पार्टी, किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिले। तो त्रिशंकु लोकसभा होने के कारण अप्रैल मई 1996 के बाद फिर गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हुआ। 10वीं लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ अंतराल तक कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बाहरी समर्थन देती रही, लेकिन 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति नहीं रही कि कोई एक दल सरकार बना ले। इसलिए सबसे बड़ा दल होने के कारण सबसे बड़ा दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। भाजपा के साथ शिवसेना, अकाली दल और हरियाणा विकास पार्टी थी, वो सरकार बनी। बहुमत साबित न होने के कारण मात्र 13 दिनों में प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर सबसे बड़ा दल था, इसलिए राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे शिवसेना ने, अकाली दल ने और हरियाणा जो विकास पार्टी है उसने समर्थन दिया। बहुमत न होने की स्थिति के कारण 13 दिन में यह सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वाजपेयी सरकार का जब पतन हुआ तो कांग्रेस ने फिर वही किया। कांग्रेस ने बाहर से एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बना दी, किंतु कुछ समय बाद कांग्रेस ने समर्थन के लिए प्रधानमंत्री बदलने की शर्त रखी। इसलिए 10 महीने तक में ही एच.डी. देवगौड़ा सत्ता से बाहर हो गए और इंद्र कुमार गुजराल नेता चुने गए और वो प्रधानमंत्री बने। जहां देवगौड़ा सरकार में 13 राजनीतिक दल की भागीदारी थी, वही गुजराल सरकार में 15 राजनीतिक दल। जैसा मैंने आपको कहा कि जब चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर तो 15 और 13 राजनीतिक दल है, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। इन दलों के बीच वैचारिक विमर्श नहीं था, विभिन्न समस्याओं के वैचारिक समानता का अभाव था। परिणाम स्वरूप सरकार पर दबाव है वो निरंतर काम करता रहा। 12वीं लोकसभा में भी यही स्थिति रही, जहाँ पर विखंडित जनादेश मिला और त्रिशंकु लोकसभा है उसका निर्माण हुआ। सबसे बड़े दल, फिर वही बात हुई, सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को, सबसे बड़े दल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। 18 दलों को मिलकर सरकार का गठन किया। 18 दलों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया, गठन किया। यहाँ प्रभावशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अप्रैल 1999 में मात्र 1 मत से गिरा दी गई। मात्र 1 वोट से ये सरकार है वो गिर गई। तो 18 दलों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन यह सरकार 1 मत से लोकसभा में हार गई। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था, क्योंकि इसमें बिना किसी विकल्प के विपक्ष ने सरकार तो गिरा दी, लेकिन किसी तालमेल के अभाव में अपनी सरकार नहीं बना पाया। यह प्रश्न आज तक उठते कि विपक्ष ने बिना विकल्प के सरकार तो गिरा दी और जनता को चुनाव के बोझ तले ढकेल दिया। 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 20 दलों ने मिलकर, कितने दलों ने मिलकर? 20 दलों ने मिलकर फिर सरकार बनाई। तो 13वीं लोकसभा में ये स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल और गठबंधन के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और लगभग इस एनडीए की जो अम्ब्रेला था, ये जो छाता था, उस छाते में करीब 20 से अधिक दल थे। गठबंधन छोड़ने और जुड़ने का क्रम जारी रहा। सरकार चलाने और स्थायी सरकार बनाने वाला महत्वपूर्ण तत्व था। उसमें सरकार चलाने में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी, उनकी लोकप्रियता एक जननायक के रूप में थी। उनके साथ
उनको अपने जो सहयोगी दल थे उनको साथ लेकर चलने की एक विलक्षण क्षमता थी। विकल्प के अभाव ने भी सरकार का स्थायित्व प्रदान किया। तो 13वीं लोकसभा है वो करीब करीब अपने 5 साल पूरे कर पाई, तो सरकार के स्थायित्व को बल मिला। लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 को पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर की बजाय फरवरी में 2004 में लोकसभा को भंग करने का परामर्श दे दिया। तो लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया कि फरवरी 2004 में ही लोकसभा को भंग करने का परामर्श दिया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगता था कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है और वो अकेले चुनाव में जाकर बहुमत हासिल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही फरवरी 2004 को ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2004 को कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 2004 को ही लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। तो 14वीं लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस की स्थिति है वो थोड़ी अलग रही। कांग्रेस की स्थिति है वो सुधरी। कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। तो 14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति है लोकसभा में कुछ सुधरी। कांग्रेस ने अपना नेता है वो मनमोहन सिंह को चुना। सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति में या प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह थे वो सोनिया गांधी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उसमें भी लगभग 20 दल थे। गठबंधन सरकार बनी जिसे वामपंथियों ने बाहर से समर्थन दिया। तो 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद पुनः यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 और फिर 2009 में मनमोहन सिंह वापस प्रधानमंत्री बने। तो 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार का निर्माण किया। तो कांग्रेस ने अपना नेता है वो मनमोहन सिंह को चुना, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्री रह चुके थे। तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद न ग्रहण करते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ। 15वीं लोकसभा में भी यही स्थिति रही। कांग्रेस ने अपनी स्थिति में बहुत सुधार किया और कांग्रेस को लगभग 206 सीटें मिली। कांग्रेस को समर्थन देने वाले दलों की संख्या करीब 20 थी। तो पुनः 15वीं लोकसभा के बाद में पुनः यूपीए सरकार के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव सरकार के या गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी और मनमोहन सिंह पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति है वो देश भर में काफ़ी सुधरी और अकेले 206 सीटें प्राप्त करने में सफल रही। तो 2014 में जब 16वीं लोकसभा का गठन, 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव मूलतः 2 गठबंधनों के नेतृत्व में ही था। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के मध्य हुआ। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए फिर चुनाव हुए, जिसमें एक तरफ एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लेड बाय बीजेपी, जिसके प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। दूसरी तरफ यूपीए थे, जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी। तो जब चुनाव थे वो भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित साबित हुए। 30 साल में पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसके पास अनेक सहयोगी दलों का समर्थन उसे प्राप्त था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा और देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। तो 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए फिर चुनाव हुए, जैसा मैंने आपको बताया, और चुनाव है वो 2 गठबंधनों के बीच हुए, एनडीए और यूपीए। तो बार बार मैं आपको आ रहा है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के मध्य हुआ। इन चुनावों में मतदान प्रतिशत जबरदस्त बढ़ा। देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया और बीजेपी को स्वयं 284 सीटें
मिली और बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने सहयोगी दलों को मिलाकर सरकार का निर्माण कराया। तो दो या दो से अधिक दल जब मिलकर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा में बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसमें बीजेपी को स्वयं को 303 सीटें मिली है, लेकिन जो सरकार है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम राज्य कहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में यूपीए है जिसका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे हम यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एनडीए और यूपीए। जो सरकार वर्तमान में वो राज्य की है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की है, जबकि कांग्रेस है वो विपक्ष में यूपीए का नेतृत्व कर रही है। तो आपको इसको लिखना है, इनको चुनाव दर चुनाव को 11वीं से लेकर 16वीं लोकसभा तक के जो मेन पॉइंट लगाए हैं इनको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।